सभी दर्शकों का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। मैं निखिल सबलानिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय जोहार। मेरे साथ आज फिर से छत्तीसगढ़ के रायपुर से माननीय डॉक्टर नरेश कुमार साहू जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। और धन्यवाद आपका मैं के दर्शकों लिए। को बताना चाहूंगा कि मैं बार बार ये कहता हूँ और ये बात लोगों को सीख लेनी चाहिए। जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी का भी एक वाक्य है कि एक रिपोर्टर कई नेताओं के पास गए, उन्होंने उनको समय नहीं दिया। और जब वो डॉक्टर अंबेडकर जी के पास रात में गए तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आपको समय दे रहा हूँ क्योंकि मैं जगा हुआ हूँ और समाज सो रहा है। तो ऐसे ही डॉक्टर नरेश कुमार साहू जी हैं कि समाज सो रहा है और ये जगे हुए हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो एक फोन करें और तुरंत अपने व्यस्त कार्यक्रम को छोड़ के आ जाएं सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा सबकी तरफ से, सभी भारत के लोगों की तरफ से। आज का जो विषय है ये बहुत ही ये ऐसा विषय है कि निरंतर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, खींचे जा रहा है। और बार बार एक प्रहार डॉक्टर अंबेडकर जी पे, उनकी लीगेसी पे और उनकी प्रतिष्ठा पर। और फिर जो भी लोग, मतलब ये इतना जबरदस्त प्रहार उन पे किया जाता है कि भारत के जो भी लोग, मैं ये नहीं कहूंगा किसी जाति धर्म के लोग, जो भी भारतीय उनसे जुड़ना चाहे, मतलब उनके विचारों से। मैं नहीं कहता आप उनकी मूर्ति की पूजा करें, मैं कहता हूं आप डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार पढ़ें। और मैं जब भी डॉक्टर अंबेडकर जी को उठाता हूँ, मान लीजिए बीच में कुछ और पढ़ रहा हूँ, जब भी उठाता हूँ मैं अपना सिर पकड़ लेता हूँ कि यार मैं इनको पढ़ क्यों नहीं रहा, मैं इनको पढ़ क्यों नहीं रहा। तो इतनी जबरदस्त बातें उन्होंने लिखी। अगर उनमें ये काबिलियत नहीं होती तो क्यों उनसे संविधान लिखवाया जाता। तो उन पर प्रहार होता है कि ये संविधान निर्माता नहीं थे। और बड़ी मजेदार बात यह है कि जिन्होंने हाथ से लिखा, कैलीग्राफी जो होती है कि लिखने की जो कला होती है, उन तक को कह दिया जाता है कि उन्होंने लिखा क्योंकि उन्होंने हाथ से लिखा। इसे मूर्खतापूर्ण बात कहेंगे। लिखने वाले का अपना टैलेंट है, अपनी काबिलियत है, लेकिन वो कैलीग्राफी से संबंधित है। और ऐसे ही राजेंद्र प्रसाद जी को पूरी कमेटी का जो चेयरमैन बनाया गया। पर जरूरी नहीं है कि चेयरमैन जो बनाया जाए वो उसको करे। आप ये देख लीजिए कि अगर कोई साइंटिस्ट रिसर्च करता है तो उस साइंटिस्ट के साथ बड़े सारे उसके सहयोगी साइंटिस्ट भी होते हैं और पूरा स्टाफ मिला होता है, लेकिन वो रिसर्च तो साइंटिस्ट की कहलाती है ना। तो ये एक बड़ा ही अमानवीय बात होती है। तो इसी पे मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहू जी, आपके विचार जानना चाहूंगा कि ये क्या सामाजिक विक्षिप्तता है और क्यों ये की जाती है। और डॉक्टर अंबेडकर जी का जो रोल था उसके ऊपर आप बताइए कि उन्हें संविधान निर्माता, वह संविधान निर्माता नहीं है ऐसा बोला जाता है बार बार। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, इस पे हमारी राय है ये है कि बाबा साहब, वही बता रहा हूँ ना, बाबा साहब अम्बेडकर अगर दलित समाज से नहीं होते, वो अगर सवर्ण होते, तो उसको हर घर में पूजते, उसकी फोटो होता और हर घर में पूजनीय होता। और बाबा साहब अम्बेडकर दलित कम्युनिटी में है होने के हुआ, और भारतीय संविधान को लिखा, ड्राफ्टिंग किया, बनाया और हम सबको दिया। तो लोगों को पछता नहीं है, अरे यार, एक दलित होकर के ये संविधान लिख दिया। जबकि संविधान लिखना, क्योंकि अब उस समय भी बाबा साहब अम्बेडकर को ऐसे ही नहीं किया। कुछ लोग बोलते हैं कि गांधी ने बोला तो उसका अध्यक्ष बनाया गया। अरे यहाँ के लोगों ने अ, यूरोप चले गए थे संविधान लिखने के लिए, तो उसके मित्र ने बोले, जूनियर के पास, अम्बेडकर के जूनियर के पास गए थे, तो उसके जूनियर ने बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर, भाई डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ हैं और उन्होंने वहाँ की पृष्ठभूमि के, भारतीय सामाजिक संरचना, वहाँ की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से जानता है, तो वो बनाएगा चेयरमैन। तो बाबा साहब अम्बेडकर उसको चेयरमैन थे। और अ, लोगों को पछता नहीं है कि उसको अभी कुछ समय से वायरल हो रहा है वीडियो लगातार। तो ये जो भारत के जो दक्षिण पंथी लोग हैं, जो तानाशाही लोग हैं, जिसको जो संविधान विरोधी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इसका बाबा साहब का नाम जुड़े। क्योंकि बहुत समय तक तो बहुत सारे लोगों ने, चाहे आरएसएस के लोग हो, चाहे लेफ्ट वाले हों, वामपंथी लोग हों, चाहे और भी भारत के जो समता स्वतंत्रता बंधुत्व को नहीं मानने वाले लोग हों, वो सभी लोगों बाबा साहब को तो सिरे से खारिज किए।
क्योंकि बाबा साहब को तो दबा के ही रख दिया गया था उसके ज्ञान और परंपराओं को। तो वो तो मान्यवर साहब कांसीराम जी आए और उसकी अनिलिसन ऑफ कास्ट पढ़ा और रात में 3 बार पढ़ दिया, बसपा का गठन भी कर दिया उन्होंने। बाबा साहब अम्बेडकर की छुट्टी डिक्लेयर करने के लिए पार्टी का गठन किया। तो वो ठीक है, पार्टी गठन किया तो उन्होंने पढ़ा, और कांसीराम और कांसीराम साहब ने, मान्यवर साहब कांसीराम ने एक तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों को समाज के पास लाया, गिनाया कि भाई देखो बाबा साहब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके समाज में, जो आप खा रहे हो पी रहे हो, मेडिकल में इलाज करा रहे हो, आपको जो काम के घंटे आपके कम हुए हैं, और जो आपको मूलभूत सुविधाएं मिल रही है वो संविधान की देन है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो बाबा साहब को तो शुरू से बहुत सारे लोगों ने उसको तो, उसके काम को, पहले बात बाबा साहब को तो स्वीकार ही नहीं किए, उसको तो फिर उसके बाद बाबा साहब के बारे में उलझुल बातें भी कही गई। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जो लिटरेचर है वो इंग्लिश में लिख दिया और ग्लोबल हो गया। बाबा साहब पे अब कैम्ब्रिज में काम हो रहा है, ऑक्सफोर्ड में काम हो रहा है, कोलंबिया में काम हो रहा है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में काम हो रहा है, यूनिवर्सल काम हो रहा है, और जो थ्योरी दिया, जो सिद्धांत दिया वो ग्लोबल है। तो अब लोग उसको पचा नहीं पाए तो अब उसको अपनाना शुरू कर दिए। अब तो जो लोग उसको विरोध करते थे वही जय भीम बोल रहा है, वही बाबा साहब अम्बेडकर पे छुट्टियां मना रहे हैं, छुट्टियां डिक्लेयर कर रहे हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर पे अब लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर मतलब वोट बैंक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसके फॉलोअर हैं। तो अब उसको उसके जन्म दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, छुट्टी डिक्लेयर कर रही हैं। तो ये तो चलता रहेगा भारत में, और भारत तो ऐसी है कि भारत में तो लफ्फाजों की फौज है, और यहाँ भारत एक तरह से, इसको सभ्य जी, होने में अभी और समय लगेगा। मैं चाहता हूं कि, और हाँ जी बोलिए, जी बोलिए। मेरे पास तो मनुस्मृति है, संविधान निर्माण के पहले की किताब, इसको पढ़ लीजिए, और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़ लीजिए, और इसका, और संविधान समिति के मैं आर्गुमेंट को आप चाहूंगा, पढ़ मैंने लीजिए। पहले भी एक वीडियो में ये बात बताई है लोगों को, एक बार मनुस्मृति का पहला अध्याय का दूसरा श्लोक आप पढ़िए, उसका अर्थ पढ़िए, पूरा श्लोक की जरूरत नहीं है। ये दूसरी मनुस्मृति है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, पहले मैंने एक रमेश भंगी जी से एक कार्यक्रम में पढ़वाया था दूसरा श्लोक, वो कार्यक्रम तो आप देखिएगा, लेकिन जरा जो मैं बताऊंगा वो बात जरा सुनिए। पहले अध्याय का दूसरा श्लोक, ये बहुत गहरी बात है, लोगों को मैं बताता हूँ, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। हिंदी में पढ़ाऊं, इंग्लिश, ये हिंदी का संस्कृत बता, में? नहीं हिंदी का बता दीजिए। तो दूसरा श्लोक का सार है, हे भगवान, सब वर्णों तथा संकीर्ण जातियों, धर्म जो जैसे हों, वे क्रम से हम लोगों को आपस ही बता सकते हैं। ये मतलब कह रहे हैं दूसरा श्लोक ही, पहले श्लोक में तो लेखक का नाम है। तो जैसे एक पुस्तक लिखी जाती है उसमें तीन चीजें प्रमुख होती है, पहला उसका शीर्षक जो कि है मनुस्मृति, दूसरा होता है उसका लेखक का नेम जो प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में है, और तीसरी चीज होती है उसकी प्रस्तावना या उसका प्रियम्बल। तो ये उसका प्रियम्बल है दूसरा श्लोक पहले अध्याय का दूसरा, कि आप मुझे बताइए कि पूरे वर्ण व्यवस्था और जाति, मतलब ये पूरी किताब ही देश के लोगों को जाति और वर्ण में बांटने के लिए लिखी गई है। ये मैं चाहता हूँ बस, कि, नहीं तो क्योंकि मैं भी यह चाहता हूं कि भारत के जितने भी लोग हैं भारतीय संविधान को तो पढ़ रहे हैं, लेकिन भारतीय संविधान के पहले भी मनुस्मृति को पढ़ लें। इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई है अवैज्ञानिक अतर्कशीलता के साथ, देश को बांटने के लिए, तोड़ने के लिए, और किसी जाति विशेष को सम्मान देने के लिए। इसमें तो ये भी लिखा है कि अगर ब्राह्मण महिलाओं के साथ कोई सवर्ण पुरुष संसर्ग करता है तो उसका लिंग विच्छेद कर देना चाहिए। अगर सवर्ण पुरुष शूद्र, मतलब ब्राह्मण पुरुष शूद्र महिला के साथ संसर्ग करता है तो उसको शूद्र पुरुष को माफ, और उससे माफी मांगना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारे उलझुल बातें इसमें लिखी गई है। और भारतीय संविधान को पढ़ लीजिए, और नहीं, लोग भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग केवल अंबेडकर ही कर सकता था। आज भी जो यहाँ की सामाजिक, क्योंकि भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए मनु संहिता के साथ साथ जितने भी वेद पुराण उपनिषद है, बाइबिल है, और जितने भी और धर्म ग्रंथों हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा अध्येता भारत में दुनिया में कोई नहीं हुआ होगा।
धर्म ग्रंथों को लेकर के। और भारतीय समाज की जो नब्ज है, जातिवाद, वर्णवाद, पूंजीवाद, तमाम तरह की विसंगतियों को डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा। और बाबा साहब अम्बेडकर तो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा था, सोशोलॉजी पढ़ा था, हिस्ट्री, तमाम विषयों में उसकी पारंगतता थी। कई विषयों में बहुत सारे विषयों में पीएचडी, डीएससी, बार एंड लॉ, तमाम अ, तरह की पढ़ाई उन्होंने किया था कि उसको आज लोग हम समझ नहीं पाते। तो बाबा साहब अम्बेडकर के ज्ञान और परंपरा को खारिज करने की परंपरा थी। अभी भी आप चूंकि बहुत सारे सवर्ण लोग ऐसे हैं, अगर कोई 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 चमार है, कोई भंगी है, कोई तेली है, कोई कलवार है, कोई नाई है, धोबी अगर डॉक्टर हैं, एमबीबीएस, एमडी, तो उसको लगता है कि आरक्षण से आया होगा और उसको कैंची पेट में डाल देंगे। लेकिन भाई वो तो पूरा तैयारियां की हैं। रिजर्वेशन का थोड़ा वो तो 50% सीट रिजर्व है, बहुत सारी सीट रिजर्व नहीं है। बहुत सारे लोग ओपन सीट से भी गए हैं, सामान्य तरह के लोग जो भी ओपन सीट में जाते हैं, सबके लिए होता है। तो ये भारतीय जनमानस का, सवर्णों का माइंडसेट है। इसको, इसी को ब्राह्मणवाद बोलते हैं। आपको खारिज करेंगे। बाबा साहब के ज्ञान, भारतीय संविधान बाबा साहब नहीं लिखा है, क्योंकि मैं भी अखबारों में पढ़ा, तो बाबा साहब के ज्ञान को लगातार खारिज करने की परंपरा चली आ रही सदियों, जब से संविधान बना तब से। इसीलिए भारतीय संविधान को अब अभी तक लागू नहीं हुआ है ठीक ढंग से। और भारतीय संविधान ठीक ढंग से लागू हो जाए तो यहाँ के तमाम तरह से जो नक्सलवाद का समस्या है, पूंजीवाद की समस्या है, ठीक है, तो संविधान आपको लचर व्यवस्था, भारतीय समाज में जो लचर व्यवस्था दिखता है, अगर भारतीय संविधान को हम ठीक ढंग से लागू कर दें तो भारतीय संविधान, भारत दुनिया के सबसे प्रगतिशील राष्ट्रों में से एक हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें मनुष्य के साथ साथ तमाम तरह के से जीव जंतुओं की भी बात लिखी गई है, पर्यावरण की बात लिखी गई है, वन के जीव संरक्षण की बात लिखी जीव गई। जंतुओं की बात जो लिखी गई है, उसमें तो सिर्फ एक ही जीव नजर आया है इनको, गाय। गाय के अलावा कोई जीव नजर नहीं आता। हाँ, आज के तो नहीं, तो अच्छा, वो इस हिसाब से नहीं। मैं एक बात जानना चाह रहा था। मनुस्मृति में तो मेरे पास भी किताब है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। उसमें बहुत सारे गाय की और बैलों की बलि और उनका खून चढ़ाना, ये सब देवताओं को पुरानी चलती रही है। लेकिन खैर, अभी हम जो बात कर रहे हैं, देखिए, बात ये कही जाती है जनमानस के, ऐसा बोला जाता है कि क्योंकि उस कमेटी में 7 मेंबर थे और एक जो पूरी सभा थी उसके सभापति राजेंद्र प्रसाद थे, तो डॉक्टर अंबेडकर जी अकेले नहीं थे, सब लिख रहे थे। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ना, उसको लिया गया था, लेकिन वो तो लिया ही जाता है ना। उससे पहले 1919 का एक्ट था। तो एक्ट तो बनते रहते हैं। फिर ये कहा जाता है कि भाई विदेशों से कॉपी किया, मतलब आज हम हर चीज विदेश के यूज कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं जूम पे, ये चाइना का है। जो ये कंप्यूटर है, ये अमेरिका की कंपनी है, बना था चाइना में है। ये सब तथ्यों को नकार के, और जैसे हमारी बात हो रही थी कि एक फिल्म जो बनाता है व्यक्ति, फिल्म का निर्देशक तो फिल्म का निर्देशक कहलाता है, उसमें बेशक 2000 लोगों की टीम हो। तो ये थोड़ा सा आम लोगों की समझ के लिए बताइए कि ये जो बार बार नहीं कह नहीं, दिया जाता है कि बहुत लोग थे, बहुत मैं लोग थे। बता रहा हूँ कि भाई, मैं अपने घर में भाई किसी घर में आप रहते हो तो किराएदार तो किराएदार है, लेकिन मकान मालिक तो मकान मालिक है। भाई इंजीनियर इंजीनियर जो बनाता है, भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जिसको बनाया गया है, वही तो लेखक कहलाएंगे। और कुछ ऊपर नीचे होता है, उससे जिम्मेदारी भी उनकी होती है। भाई किसी भी विश्वविद्यालय के बारे में आंकना है तो वहां के वाइस चांसलर की बात होती है, कुलपति की बात होती है। और भारत के बारे में, अगर भारत का जीडीपी बढ़ रहा है या कमजोर रहा है, तो भारत के सत्ता के बारे में भारत के प्रधानमंत्री को हम कोट करेंगे। तो हाँ, कई बार मैं बाबा रामदेव को भी देखा, और टीवी में जब सुबह आता था, और बहुत सारे लोग भी जो बाबा लोग आते हैं वो बोलते हैं कि संविधान में तो अमेरिका से लिया है, यहां से लिया, यहाँ का कुछ नहीं है। तो भाई आपके पास कुछ था ही नहीं तो क्या रहेगा। बाबा साहब ने पंचशील का सिद्धांत दिया है। और आपके, जब अमेरिका में सबको खाने का अधिकार, सबको पढ़ने का अधिकार, सबको चिकित्सा का अधिकार, मौलिक अधिकार वहां से ला के बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, तो उसमें दिक्कत क्या है। भाई दुनिया का सबसे, मैं तो बोलता हूं कि जो जहां का नियम कायदा कानून अच्छा है उसको लाने में क्या हर्ज है। क्योंकि भारत में अमेरिका से मौलिक अधिकार ला लिया गया,
और यूरोप से बहुत सारी से चीजें ये ला के हमको दे दी गई। रफेल लाए जा रहे हैं फ्रांस से, बम लाए जा रहे हैं इसराइल से, बोफोर्स लाई जा रही है वहां से, आई थिंक वो भी फ्रांस से आई है। वो तो समस्या भाई है। जो टेक्नोलॉजी, जो जो उन्नत होगा उसी को उपयोग किया जाएगा, उसको उपयोग करना चाहिए। जिसका विचार अच्छा हो, जिसका तकनीक अच्छा हो वो, क्योंकि भारत में भारतीय संविधान ने बार बार जो है वैज्ञानिकता और तर्कशीलता की बाबा साहब अम्बेडकर ने बात कही है। क्योंकि आप तर्कशील बनिए, वैज्ञानिक बनिए, और अंधविश्वास कुरीतियों से दूर रहिए। और संविधान की एक अंतिम चीज है न्याय, जस्टिस, सोशल। संविधान को अगर एक शब्दों में बात किया जाए तो संविधान केवल केवल न्याय की बात करता है, अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले, उसी के बिहाफ पे ह्यूमन राइट्स की बात होती है, मानवाधिकार। समय देख के हम अधिकार के लिए हम क्या कर सकते हैं अंतिम दम पे। तो सोशल जस्टिस, तो बाबा साहब अम्बेडकर को खारिज करने की परंपरा लंबे समय से आ रही है। अब आज भी बाबा साहब का नाम लेते ही बहुत सारे लोगों का हाथ पैर फूल जाता है, सूज जाता है। तो ये मनोविज्ञान है, मनोरोगी है, उसको दूर होगा धीरे धीरे। और सोशल मीडिया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, सोशल मीडिया ही आ, आपके जो यूट्यूब चैनल है अंबेडकर टाइम्स जैसे, बहुत सारे और भी हमारे दलित दस्तक है, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहा है। यूट्यूब चैनल के जरिए ही ज्ञान के प्रचार प्रसार फैल रहा है। क्योंकि आज भी जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसको एक तरह से मनुवादी मीडिया बोल सकते हैं, उसको बहुत सारे लोग गोदी मीडिया भी बोल रहे हैं। क्योंकि वहां तो वो तो सत्ता सरकार का झंडादार हैं, दरबारी हैं, और आप जैसे चैनल के माध्यम से ही ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग को तो बोलने दीजिए, और लोग बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने कुछ किया नहीं, लेकिन जब नहीं, लेकिन बात संविधान यह है कि समिति। ये जो बात अगर निरंतर ऐसे, देखिए, ये ऐसी बात हो गई कि आप नेल्सन मंडेला के अंदर, अगर अफ्रीका के लोग ही नेल्सन मंडेला को बुरा बोलने लगे, अमेरिका के लोग या अब्राहम लिंकन को बुरा बोलने लगे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? मतलब अच्छा, यहाँ पे मैं दो बातें एक थोड़ी छोटी सी ऐड करना चाहूंगा, कि जो लोग विरोध करते हैं संविधान का और जो कहते हैं विदेश से आया, तो विदेश से एक और चीज आई, वो आई पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र, जिसके तहत भारत के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो उनको ये आजादी मिली कि भैया वो अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं, जिससे पूरा एक पूंजीवाद खड़ा हो गया। अगर आप विदेशी नीति के खिलाफ है तो आप उस पूंजीवाद के खिलाफ नहीं होते, जबकि संविधान में ऐसे प्रावधान है जिनसे ये पूंजीवाद पैदा हो रहा है, ये रखवाए गए। कुछ डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसलिए रखे थे कि पूरे देश की एक फीलिंग हो, ये फीलिंग ना हो, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो नुकसान है वो भारत के श्रमिकों को हुआ, भारत के जो हस्तकार थे उनको हुआ। लेकिन उस बिंदु के ऊपर बात नहीं करी जाती जिसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है। एक डॉक्टर अंबेडकर जी ने बात रखवाई थी कि भारत का कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी जाके काम कर सकता है। इसका अल्टीमेट फायदा भी, इसका अंतिम फायदा भी बड़े पूंजीपतियों को हो रहा है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसलिए रखवाई थी कि एक भावना ना हो, अगर मैं अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके काम नहीं कर सकता तो मेरे में एक राष्ट्र के प्रति अच्छी भावना नहीं आएगी। पर भावना के अतिरिक्त जो इसका व्यवहारिक फायदा है ना, वो ज्यादा फायदा इन बड़े पूंजीपतियों को हो रहा है, जो कि निरंतर, जिनके जो एजेंट्स हैं मीडिया के अंदर या बाकी जगहों पर, वो निरंतर उनके विरोध में ये बोलते रहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान निर्माता नहीं थे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अब ये जो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आम आदमी पे, किसका इम्पैक्ट बता रहे हैं? कि जब बार बार ये बात बोली जाती है कि वे संविधान निर्माता नहीं थे, मतलब उनके खिलाफ जो मोर्चा खोला जाता है, अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना, वो जो वर्ग उनकी वजह से फायदे में आ रहे हैं वो भी उनसे दूर हो जाते हैं, उनको पढ़ते लिखते नहीं है, कुछ नहीं होते। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब उनसे दूर एक्चुअली कर दिया जाता है, उनके विचारों से दूर कर दिया जाता है इस तरह से? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है, ऐसा बोलना तो अपने आप में देशद्रोह है। संविधान, क्योंकि संविधान के रचयिता के खिलाफ आप बोलते हैं, उस पर तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। क्योंकि तमाम जुडिशरी चल रही है, भारतीय न्याय प्रणाली, भारतीय पूरा सब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तमाम तरह की पालिका चल रही है, वो संविधान की देन है। और क्योंकि जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स होंगे, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो जानते हैं अंबेडकर के बारे में। लेकिन बहुत सारे लोग अंबेडकर को जानते हुए भी राजनीतिक रूप से
कुछ बहुत सारे जो बाबा लोग बैठ के सुबह सुबह, बहुत सारे श्री भागवत पुराण पढ़ने वाले बाबा, बहुत सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बोलते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत सारे लोग जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना कुछ किया, वो जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को छू लेंगे तो ये कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड की बात करेंगे, ये सूचना क्रांति की बात करेंगे, ये मौलिक अधिकार की बात करेंगे, ये अधिकार की बात करेंगे, ये शिक्षक की बात करेंगे, चिकित्सक की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे और संवैधानिक मूल्यों की बात करेंगे। इसीलिए वो राजनीतिक रूप से जो जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत, पावर को, मैं भी आज जो कुछ पढ़ पाया, जो कुछ आपके सामने बोल रहा हूं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन, संविधान की देन है। तो वो जानते हैं कि बाबा साहब का विरोध करने से लोग बाबा साहब के पास नहीं जाएंगे, तो उसके ज्ञान और विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। हाँ, जब लात जब उस बंदा को जब लात पड़ता है, जब बेरोजगारी का दुख झेलना पड़ता है, जब प्रोटेस्ट, जब उसको समाज के खिलाफ, जब मतलब तमाम तरह से लोग उसके खिलाफ होते हैं, तब उसको समझ आता है कि अरे बाबा साहब है। जब वो हाशिए पे खड़ा होता है, जब अकेले होता है, जब उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, तब उसको सामाजिक न्याय की बात जब आती है, तब समझ आता है कि अरे यार, नहीं, उस समय अगर ये तो राहुल गांधी जी के साथ भी हुआ कि उनको जब जेल में डाल दिया बीजेपी ने, उन पे खिलाफ केस कर दिए, तब उनको डॉक्टर तब अम्बेडकर जी सामाजिक न्याय नहीं, याद आया। बिल्कुल। अरे अच्छा। हाँ अनुराग ठाकुर अनुराग ठाकुर पार्लियामेंट हाउस में बोला, उसकी जाति को लेकर बात किया, कौन सा जाति के हो, पार्लियामेंट में राहुल हाँ गांधी जी को, हाँ 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 हाँ, याद आया, जब मुझे याद हाँ, आया। जब पति पक्ष उसकी जाति को लेकर टिप्पणी किया, तो तब तो फिर समझ आया। तब तो संविधान, संविधान बचाओ यात्रा, न्याय यात्रा वगैरह भी राहुल गांधी और कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस भी संविधान को लेकर जागरूकता काम नहीं किए थे लंबे समय से, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, संविधान बचाओ रैली जगह जगह निकाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी व्यक्तिगत जाति को कांग्रेस ने लेके उसके 1990 में, जब वीपी सिंह जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी के जो लेखनी थी वो सरकार द्वारा, वो तो महाराष्ट्र सरकार ने करी, उन्होंने भी नहीं करी थी, सेंटर का मुझे नहीं पता। लेकिन 90 के बाद 2013 में जाके फिर कांग्रेस ने जो है ना, वो डॉक्टर अम्बेडकर 2011 में, 13 या 11, 13, 11 से पहले 2009 में, आई थिंक 9 या 11 के 11 में, मुझे याद है 12, 13, 13, 14, हाँ 13 में, 2013 में, 90 में हुआ, 13 में जाके डॉक्टर अम्बेडकर जी की लेखनी ना, वो भी इसलिए प्रकाशित करी, वो जाने वाली थी, तो उनका था एक तो लेखनी प्रकाशित करी। फिर सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि वो इतने सालों में कभी भी जो मैला प्रथा है, हाथ से मैला ढोने की, उसके खिलाफ कभी बिल नहीं लेकर आए। 14 में इलेक्शन से पहले ही वो बिल लेकर आए थे, वो भी उसके बाद उसको कितना फॉलो किया वो एक अलग बात है। कुछ नहीं, डॉक्टर खैर इस मुद्दे में संविधान को लेके कोई खास बात जो आपने कभी गौर करी हो, आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? संविधान की खास बात यह है कि आज के समय में जो कारपोरेट है, लगातार चाहे नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, झारखंड का मामला हो, जहां वन संपदा है, खनिज संपदा की लूट मची हुई है आज के समय में, और सत्ता सरकार उस क्षेत्र में कारपोरेट को खनिज का दोहन किया जा रहा है। पांचवी और छठी अनुसूची में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहां पे सार्वजनिक उपक्रम लगेंगे तो उस क्षेत्र के लोगों की, उस गांव की ग्राम सभा की अनुमति लेना होगा। और कोई भी आदमी, चाहे पांचवी अनुसूची के क्षेत्र हो, चाहे छठी अनुसूची के क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में कोई भी आदमी बस नहीं सकता, कोई भी आदमी उस तरह से धंधा पानी नहीं कर सकता। और वहां की लोगों की अस्मिता, संस्कृति को बचाए रखने की बात भारतीय संविधान में बार बार कही गई है। अगर भारतीय संविधान की बात छत्तीसगढ़ सरकार, झारखंड सरकार, महाराष्ट्र सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, तेलंगाना सरकार, नॉर्थ ईस्ट की सरकारें अगर कर ले, तो वहां जितने भी, चाहे नक्सलवाद की समस्या हो, तमाम तरह की समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन वही एक और सत्ता सरकार, सभी पार्टी के लोग कारपोरेट को जल जंगल जमीन बेच दे रही हैं, जो कि हमारी अनमोल धरोहर है। क्योंकि आज लगातार ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। भारत में तो वनों की लगातार कट रही है। अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हसदेव की जंगल को अडानी को दे दिया गया कोयला निकालने के लिए। जबकि कोयला निकालना है तो हम भूमिगत रूप से निकाल सकते हैं, पेड़ों की कटाई की आवश्यकता नहीं है।
कोयला तो बहुत अंदर में होता है, 50 फीट 60 फीट से अंदर शुरू होता है। और पेड़ पेड़ को लगातार काटी जा रही है, बस्तर की जंगल काटी जा रही है, कारपोरेट को बिठाया जा रहा है। ये एकदम गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। तो 70, क्योंकि हम लोग लगातार संविधान में जाति की बात, तमाम चीज की बात हम लोग करते हैं, लेकिन खनिज की दोहन की बात नहीं कर सकते हैं, जल संवर्धन की हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में भी खनिजों की दोहन को लेकर, जल संवर्धन, जल जंगल जमीन की बातें, खनिज की बातें, वन संपदा की बचाए रखने की बातें बार बार कही गई है। और मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि जब दुनिया में महिलाओं को मताधिकार नहीं था, हमको भारत के हम लोग ऐसे लोग हैं कि बिना फाइट के, बिना लड़ाई के हमको सब चीज मिल गया। खाना, भोजन, महिलाओं को मताधिकार, यूरोप में तो अमेरिका वगैरह में बाद में मिला मताधिकार, आपको गिफ्ट में दे दिया गया। तो बिना लड़ाई झगड़े के जो आपको चीज मिल जाता है लिखित में, उसका मूल्य नहीं होता है। उसके लिए अगर लड़ाई लड़ाई करते हैं अलग से, तो मिलता है, उसकी महत्ता हम समझते हैं। तो हमको फिर से हर हर लोगों को भारतीय संविधान को गहराई से पढ़ना चाहिए। हिंदी, अब तो वो संविधान सभी भाषाओं में उपलब्ध है, सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन उपलब्ध है। आपको जिस भाषा में समझ आता है आपको पढ़ना चाहिए, गहराई से पढ़ना चाहिए। और समझ नहीं आए कुछ बिंदुओं तो एक्सपर्ट से भी राय लेना चाहिए। और सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में संविधान की पढ़ाई अनिवार्य होनी चाहिए। चाहे मेडिकल साइंस पढ़ रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग, आईआईटी में भी, आईआईएम में भी, जितने भी मैनेजमेंट है तकनीकी क्षेत्र में, सभी कॉलेजों में, सभी विश्वविद्यालयों में संविधान की पढ़ाई अनिवार्य होनी चाहिए। अगर संविधान के पेपर में आप फेल हो गए, तो आपको फिर से बैक लग के फिर से देना चाहिए। जिसे हम इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं अनिवार्य रूप से, आधार पाठ्यक्रम हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, आधार पाठ्यक्रम के साथ साथ इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन। तो भारतीय संविधान को भी अनिवार्य रूप से, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, सबको स्कूल से ही लागू करना चाहिए। और स्कूल से लेके आगे तक 12वीं तक की अनिवार्य पाठ्यक्रम होना चाहिए। और क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक इतना पढ़ना है, और एक सिलेबस बने, अनिवार्य सिलेबस। और संविधान के सभी बिंदुओं को, सभी अनुच्छेदों की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और सभी एक्सपर्ट टीचरों की भर्ती होनी चाहिए, उससे रोजगार भी आएगा। और संविधान के प्रति, क्योंकि संविधान को बोलने से नहीं होगा ना, बाबा साहब ने संविधान लिखा है, ऐसा है वैसा है, अगर व्यक्ति इसको पढ़ता है, अरे यार ये संविधान की देन है हमको। हम आज टेबल में बैठे हैं, एक साथ हम लंच बॉक्स शेयर कर रहे हैं, यहाँ चमार के बच्चे, यहाँ भंगी के बच्चे, यहाँ दुबे जी के बच्चे, यहाँ चौबे जी के बच्चे, यहाँ साहू जी के बच्चे बैठे हुए हैं। हम एक साथ टिफिन शेयर कर रहे हैं, एक साथ नल का पानी पी रहे हैं, ये संविधान की देन है। टॉयलेट में एक साथ हम टॉयलेट जा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, एक साथ टेबल में बैठ रहे हैं, एक पंखा के हवा नीचे बैठ रहे हैं, सभी जाति के लोग, सभी वर्ण के लोग। तो स्कूलों में इसकी ज्ञान देना चाहिए जाते ही। अगर इसको स्कूलों से अगर हम पढ़ा दें ठीक ठाक, तो बच्चे संवैधानिक मूल्यों को समझने वाले होंगे। और जो बोलेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं लिखेंगे, तो वो बच्चे उसके मुंह में तमाचा जड़ेंगे। तो ये अनिवार्य पाठ्यक्रम हर सिलेबस में होनी चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी हाँ, आपने जो बात बताई, एक्चुअली ये जो बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अलग अलग वर्ग के लोग एक मनुष्य बन रहे हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए, सत्ता परिवर्तन करना बहुत आसान है, आप कर सकते हो। लेकिन साथ में उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया फ्रेंच क्रांति का, कि फ्रांस में जो क्रांति हुई, सत्ता परिवर्तित हो गई, लेकिन जानी चाहिए थी श्रमिकों के हाथों में और चली गई फिर से राजशाही के हाथों में। तो इसके लिए सामाजिक जो न्याय है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे अभी डॉक्टर नरेश कुमार साहू जी ने कहा कि सब वर्ग के बच्चे एक जगह बैठते हैं, पढ़ते हैं, आगे जाते हैं सब, ये सामाजिक न्याय है, ये एक सामाजिक प्रयोगशाला है जिसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर जी का हाथ है। मैं बताना चाहूंगा कि 1930 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने 8 अगस्त 1930 को पहली जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है उसकी जो स्थापना हुई, उसकी पहली मीटिंग हुई। उस समय साइमन कमीशन आया था। तब तक का ये हाल था कि सिर्फ नॉमिनेशन के द्वारा कोई SC ST OBC में से कोई नहीं, सिर्फ एक सीट थी नॉमिनेशन की। उससे पहले जो प्रोविंशियल सेंट्रल गवर्नमेंट जो चल रही थी ब्रिटिश टाइम के अंदर, मतलब कोई चुनाव नहीं होते थे, जैसे उन्होंने बताया अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये जो 8 अगस्त 1930 की मीटिंग थी, उसमें डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये प्रस्ताव रखा कि अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब हर एक को चुनाव का अधिकार होना चाहिए, हर एक आदमी में ये शक्ति आ गई कि आप
सरकार को बदल सकते हो। कोई सामंतवाद नहीं आएगा, कोई बड़ा पूंजीपति नहीं आ सकता, कोई क्रूर शासक नहीं आ सकता। ये एक वोट, और उसके बाद जब तक वो शक्ति नहीं आएगी, आज हमारे यहाँ पे जॉइंट इलेक्टोरेट होता है, सब मिलके वोट करते हैं, किसी भी जाति धर्म का कोई भी हो, सबको सब मिलके वोट करते हैं, ये देश को एक बनाता है। जॉइंट इलेक्टोरेट का भी उस सभा के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जी ने समर्थन किया था कि हमें मिलकर देश का देश के प्रतिनिधि चुनने हैं। अच्छा, एक और सर लास्ट मैं एक में। बात हाँ हाँ, बोलिए, जी जी बोलिए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय समाज विषम परिस्थितियों से लगातार जूझता रहा कई हजारों सालों तक। और जितना जो जिसको दलित, पिछड़े, आदिवासी बोलते हैं, उसके साथ जितना जाति हुआ है, उसके अगंत में अगर सुदरा द राइजिंग फिल्म आप देखे होंगे, सुदरा द राइजिंग में जब हथियार उठा के गला काटता है, तो ये संविधान रोकता है कि लोगों को कि भाई आपके अतीत में जो हुआ होगा वो वहां के पूर्वजों ने किया है, उसकी परिणाम आने वाले पीढ़ी को ना दे। तो भारतीय संविधान में सबको समतामूलक बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने 7,000 8,000 जातियों को संग्रहित किया, चिन्हित किया, और ST SC OBC के रूप में एक गुलदस्ते बना के, एक माला बना के हमको दे दिया कि भाई वो तो वर्ण व्यवस्था से बाहर था, जिसको अनुसूचित जाति बना रहे हैं, अनुसूचित जनजाति बना रहे हैं, और उसके संवैधानिक मौलिक अधिकार भी दे रहे हैं कि भाई आपको ये अधिकार है कि आप भारत के नागरिक हैं, आपको हम ये सुविधाएं देते हैं। अगर उन लोगों को हम, अगर आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाशिए पे जी रहे हैं, अगर संवैधानिक मूल्य पता नहीं होगा तो हमलावर तो होंगे ही होंगे। तो लोगों को जब तक संवैधानिक मूल्य पता नहीं होगा, तब तक समाज नहीं एकजुट नहीं हो पाएगी। इसीलिए एक गुलदस्ते के रूप में, एक फूल के रूप में 8,000 जातियों को बांध के बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। ये बाबा साहब बड़े अम्बेडकर की बड़ी कंट्रीब्यूशन है हम सबकी, क्योंकि बिना खून खराबा के बाबा साहब अम्बेडकर कलम की बात करता है, पेन की बात करता है, कलम की ताकत बोलता है। अब बोलता है शिक्षा वह सैनिक का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ने का मतलब खून खराबा नहीं, दहाड़ने का मतलब है अधिकार के प्रति, समाज को जागरूकता के प्रति, समाज को किस किस ओर ले जाना है उसकी ओर हमको बाबा साहब अम्बेडकर बोलता है। और यही है। बाकी हाँ, बोलिए आप। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार साहू जी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने अपने विचार रखे कि डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान निर्माता नहीं है, ऐसा बार बार प्रहार किया जाता है। उस प्रहार के विरोध में इन्होंने अपने विचार रखे। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप आए और भारत धन्यवाद। के लोगों को आपने ये जानकारी दी। और सब लोगों से मेरी प्रार्थना और गुजारिश है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ें। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो हमसे भी पुस्तकें आप ले सकते हैं। हमारा नंबर है 8527533051, 8527533051, 8851188170, और एक व्हाट्सएप नंबर है 8447913116, और हमारी वेबसाइट है nspmark.com। तो डॉक्टर नरेश कुमार साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से धन्यवाद। कार्यक्रम में आने के लिए। जय भीम, जय भारत, तुम बुद्धाय, जय जोहार।